हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधाश्री इंस्टीट्यूट। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था लास्ट लेक्चर में डीएनए के रिगार्डिंग सारी चीजें, राइट? सो बेटा हमने डीएनए के रिगार्डिंग क्या पढ़ा था? हमने डीएनए के रिगार्डिंग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बना होता है या फिर वो रैप्ड होता है। आज हम इस लेक्चर में अब शुरू करेंगे सेल डिवीजन। बेटा दोनों ही बेसिक क्या है हमारे? बेसिक है सेल डिवीजन एंड डीएनए। बच्चे अगर आपको ये दोनों चीजें पता होंगी ना तो आप +1 में कभी भी नहीं, किसी भी चीज को आप समझने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। इवन +2 में आपके बहुत सारे यूनिट्स जो हैं जैसे जेनेटिक्स है या फिर आपके पास आगे क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी आती है, तो आपको किसी भी चैप्टर को समझने में मुश्किल नहीं आएगी अगर आपको आपका बेस क्लियर है। और बेस बनता है बेटा सेल डिवीजन और किससे बनेगा? सेल डिवीजन और डीएनए से। क्लियर? तो इसीलिए पहले 2 लेक्चर और 3 लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो सेल डिवीजन में बेटा हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल जब 1 से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बेटा जब 1 से 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो सबसे इस सेल को हम क्या नाम देते हैं? पेरेंट सेल, राइट? और जो ये 2 पार्ट आगे बने इसे हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डॉटर सेल्स। करेक्ट? तो पेरेंट सेल हमें पता चल गया और साथ में डॉटर सेल्स हमें पता चल गए। अब होता क्या है, देखो साइकिल को जब डिवाइड होना होता है ना 2 में, तो एक सेल साइकिल चलती है। क्या चलती है? सेल साइकिल। करेक्ट? तो बेटा सेल साइकिल जब भी चलती है, साइकिल क्या होती है? जब कोई एक पॉइंट से शुरू होगा और उसी पॉइंट पे वापस आके रुक जाएगा, दैट इज सेल साइकिल। तो अब जरा हम देखेंगे कि सेल साइकिल में होता क्या है। ध्यान से देखते जाना है और नोट्स बनाते जाना है सबने साथ साथ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपने बायोलॉजी में आधी बायोलॉजी तो आपको समझ में आ गई, राइट? हो सकता है पूरी भी आ जाए फिर। ठीक, तो चलो जरा फिर शुरू करते हैं। तो बच्चे ये एक सेल साइकिल है, मैंने एक साइकिल सी बना दी। तो साइकिल में हम देखेंगे इसका कुछ पार्ट, लगभग इतना पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? एम फेज को। बेटा एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होगा या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस। हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? तो इतना पार्ट एम फेज को डिनोट करेगा और इतना पार्ट करेगा G1 फेज को, बच्चे, जिसका नाम है गैप 1 फेज। क्या नाम है? गैप 1 फेज। फिर इसका मैक्सिमम पार्ट जाता है एस फेज में। एस फेज का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस या सिंथेटेज फेज। सिंथेटेज फेज में क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। देन आपका आता है G2 फेज। बेटा G2 फेज का मतलब होता है गैप 2 फेज। क्लियर? बेटा गैप 2 फेज में क्या होगा ये भी हम देखेंगे। तो एक एम फेज के बाद और G1 फेज से पहले एक और फेज आता है छोटा सा, दैट इज G0 फेज। G0 फेज को हम क्या कहते हैं? क्वासिसेंट फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वासिसेंट फेज। क्लियर? बेटा स्पेलिंग्स का देख लेना आपने, थोड़ा मेरा हाथ भी टाइट है स्पेलिंग्स में, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं गैप 1 से। बेटा गैप 1 में आपने 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, इसमें आरएनए सिंथेसिस होगी, ठीक है? आरएनए क्या होगी? सिंथेसिस। अभी चलो ये सब क्यों हो रहा है पहले तो ये देखो। बेटा जब भी एक सेल 2 में डिवाइड करता है ना, तो उसको क्या करना होता है? उसके अंदर जितना भी मटेरियल है उस मटेरियल को इक्वल अमाउंट में दोनों को देना है। किस अमाउंट में? इक्वल अमाउंट में। तो कैसे दे पाएगा इक्वल अमाउंट में? जब वो हर चीज को क्या करेगा? डबल। ऑब्वियसली डबल करनी पड़ेगी हर चीज, तभी तो इक्वल अमाउंट में दे पाएगा। तो जो ये डबल करने वाला प्रोसेस है ना बच्चे, ये चलता है G1, S और G2 फेज में। और इन तीनों फेज को मिला के क्या कहा जाता है? इंटरफेज। क्या कहा जाता है? इसे इंटरफेज भी कहा जाता है। करेक्ट? तो ये तीनों फेज में क्या होगा? अमाउंट डबल होगा। तो वैसे ही गैप 1 फेज में क्या हुआ? आरएनए की सिंथेसिस हो गई। करेक्ट? ओके। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज बच्चे यहां पर क्या होगी? दूसरी चीज होगी प्रोटोप्लाज्म भी डबल हो जाएगा।
बेटा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस है ना सेल के अंदर, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर का साइटोप्लाज्म, दोनों किसके पार्ट? प्रोटोप्लाज्म के। मैं पूछूंगा ये कब और कहां? सेल में पूछूंगा, इससे अगले लेक्चर में, अगले से अगले लेक्चर में, इससे अगला लेक्चर भी सेल डिवीजन का ही रहेगा, राइट। सो बच्चे कहां पर क्या क्या चीजें हुई? आरएनए की सिंथेसिस हुई और प्रोटोप्लाज्म डबल हो गया। एस फेज में क्या होगा? तो बेटा एस फेज में वेरी इंपॉर्टेंट फेज, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस फेज से, क्या होगा? डीएनए की सिंथेसिस होगी। डीएनए की सिंथेसिस होना मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन होना एक हिसाब से, जिसमें डीएनए डबल हो जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज यहां पे क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रियोल डिवाइड होता है बच्चे। क्या होता है? सेंट्रियोल डिवाइड। और बच्चे जब सेंट्रियोल डिवाइड होगा, सेंट्रियोल किस चीज में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में। ऑब्वियसली सेल डिवीजन में करेगा, इसलिए तो यहां पर डिवाइड हो रहा है। क्लियर? डिवाइड का मतलब डबल हो जाना। गैप टू फेज में क्या होगा बेटा? स्ट्रक्चरल एलिमेंट डबल होंगे। स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होते हैं सेल के पास? जस्ट लाइक प्रोटीन। तो क्या चीज यहां पे डबल होगी? प्रोटीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट? तो हमें समझ में आ गया, मोटा मोटा आइडिया हमें लग गया कि जीवन में क्या होगा, एस फेज में क्या होगा, G2 में क्या होगा। राइट? तो जीवन के एंड में यहां पर क्या होते हैं? चेक पॉइंट्स। ये भी आपको याद रखने हैं। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? जो ये चेक करेंगे कि जो जीवन में जो इसका काम था, फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो इसका काम था, क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये वापस भेज देगा सेल को, अगर हो गया तो आगे भेज देगा, आगे भेजेगा। और G2 के बाद एंड में यहां भी क्या होता है? एक चेक पॉइंट होता है, राइट। वो चेक करेगा कि जो चीजें G2 में डबल होनी चाहिए या S में डबल होनी चाहिए, G1 में, क्या वो सारी चीजें डबल हुई हैं? अगर हुई है तो आगे एम फेज में भेज देगा, नहीं हुई है तो वापस बैक भेज देगा। समझ में आई बात? अभी होता क्या है, देखो ट्यूमर के टाइम पे क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल, मतलब ये सेल लगातार डिवाइड करेगा। अगर ये लगातार डिवाइड करेगा, दैट मींस ये चेक पॉइंट क्या हो गए हैं? खराब। क्लियर? तो ऑब्वियसली सेल बिना रुके ग्रो, चेक पॉइंट इज लाइक आप समझ लो जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं ना चेक पॉइंट पे, वो क्या करते हैं? अगर कोई भी रश में गाड़ी लेकर जा रहा है तो उसे रोकेंगे, उसे बोलेंगे भाई साहब आप, मतलब चेक पॉइंट एक हिसाब से चेक रखता है किसी भी रूल एंड रेगुलेशन पे, राइट। तो अगर वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसे वापस भेज देगा। तो अगर पुलिस वाले ही ना हो तो लोग अपने हिसाब से चलाएंगे फिर गाड़ियां, उड़ते उड़ते, है ना, उड़ता ही फिरूं मैं, वही वाला हिसाब था वो। समझ में आई बात? तो ये सब हो गया। क्लियर? आपको समझ में आ गया जीवन में क्या हुआ, G2 में क्या हुआ और एस फेज में क्या हुआ। याद रखनी है सारी चीजें। क्लियर? लिख लेना है कॉपी पे। अब चलते हैं आगे। आगे बच्चे आपको पता होना चाहिए हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ सेल। कौन कौन से? पहला आएगा बेटा सोमैटिक सेल और दूसरा आएगा जर्म सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, दो टाइप के सेल से हमारी जो पूरी बॉडी है बेटा वो बनी होती है। सोमैटिक सेल क्या बनाता है? होल बॉडी। होल बॉडी का मतलब पूरी की पूरी बॉडी, चाहे वो मेरी फिंगर्स हो, चाहे वो मेरे लेग्स, आर्म्स से लेके एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सोमैटिक सेल। नाउ व्हाट अबाउट जर्म सेल? बेटा जर्म सेल बनाते हैं गैमीट्स। और अगर आपको पता हो तो गैमीट्स क्या होते हैं? मेल गैमीट क्या हुआ? दैट इज स्पर्म। और फीमेल गैमीट क्या हुआ? दैट इज ओवम। बोलो बात समझ में आई? राइट? आ जाओ जरा। तो बेटा सोमैटिक सेल के पास क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 23 पेयर्स, which means 46, which means 2n, which means diploid. Isn't it? करेक्ट है कि नहीं है? जर्म्स, तो सोमैटिक सेल ने बनाई पूरी बॉडी। बेटा मेरी पूरी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? हर सेल के पास 23 पेयर्स। कितने होंगे? 23 पेयर, which means 46, which means 2n, which means diploid. बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? करेक्ट? ठीक है। अब आ जाओ जर्म सेल के पास। बेटा जर्म सेल के पास कितना क्रोमोसोम नंबर? बेटा इसके पास भी 23 पेयर, 46, 2n, डिप्लॉयड। अभी जर्म सेल है, ये गैमीट्स नहीं बना है तो अभी नहीं हो जाएगा हाफ, राइट। जर्म सेल से जब गैमीट्स बनेंगे या मेल गैमीट बनेगा या फीमेल गैमीट बनेगा, ऑब्वियसली फीमेल गैमीट किस में बनेगा? फीमेल में। मेल गैमीट किस में बनेगा? मेल में।
तो बेटा ये जो गैमीट्स है इनके पास क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? इनके पास होते हैं ओनली 23, नॉट पेयर्स, विच मीन्स 46 का आधा हो जाएगा, दैट इज 23। 2n का आधा हो जाएगा n, और डिप्लॉयड का क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड। क्लियर? तो बच्चे अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। सोमैटिक सेल से पूरी बॉडी के जो भी सेल बने उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम जितना सोमैटिक सेल में। तो ऐसा क्या हुआ? तो बेटा सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होती है ना वो होती है माइटोसिस, और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। तो इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? राइट। दूसरा जो जर्म सेल है बच्चे, उसमें क्या बने? गैमीट्स, और गैमीट्स बने और उसमें क्रोमोसोम नंबर कैसा हो गया? हाफ। तो बेटा इसमें होती है मियोसिस। माइटोसिस को हम माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोटिक। और मियोसिस को मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस होगी तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ, इसलिए इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रिडक्शनल डिवीजन क्या चीज रिड्यूस होगी? क्रोमोसोम नंबर। क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? राइट। अब आ जाओ जरा आगे, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये एक सेल है मेरे पास, और बेटा इस सेल में मुझे क्या करवानी है? मुझे इसमें करवानी है माइटोसिस। तो बेटा इस सेल का नाम क्या होगा? इस सेल का नाम होगा सोमैटिक सेल। क्लियर? ठीक है, तो सोमैटिक सेल होगा। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 23 पेयर्स, 46, दैट मीन्स 2n, दैट मीन्स डिप्लॉयड। एक और चीज हम यहां पे जोड़ेंगे, दैट इज 1d। 1d क्या होता है? आप ऐसे समझो कि जितना भी डीएनए का कंटेंट है अंदर न्यूक्लियस के अंदर, वो 1d है। उस डीएनए से ही तो क्रोमोसोम्स बनते थे, है ना? उस डीएनए से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बने। तो भले ही क्रोमोसोम का नंबर हो 23 पेयर्स, 46, बट डीएनए तो एक पर्टिकुलर जंबल्ड फॉर्म में तो एक सिंगल डीएनए अंदर, है ना? इसलिए हम उसका नाम रखेंगे 1d। 1d क्या है? कंटेंट ऑफ डीएनए, टोटल कंटेंट, कंटेंट ऑफ डीएनए। क्लियर? बेटा ये जाएगा सबसे पहले कौन सी फेज से जाएगा? ये सोमैटिक सेल ये जाएगा G1 फेज से, चला गया। फिर जाएगा S फेज से। S फेज में क्या होती है? डीएनए, शाबाश, डीएनए रेप्लिकेशन होती है कि नहीं? S फेज के बाद क्या आएगा? अब जरा S फेज के बाद सेल को देख लेते हैं। S फेज में क्या होगी? डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा ना, 46 का 92 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा, सेम रहेगा। 23 पेयर्स रहेंगे, 46 रहेंगे, 2n रहेंगे, डिप्लॉयड रहेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन 1d का डबल हो जाएगा 2d। ऐसा कैसे हुआ? इसको भी समझते हैं जरा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को और समझना मेरी बात को। राइट? देखो, अब इस चीज को समझने के लिए हमें एक और चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वो ज्ञान क्या होना जरूरी है? अगर आपको पहले से ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है ज्ञान तो सुन लो फिर। ठीक? तो ज्ञान हमें क्या होना चाहिए? जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, स्पर्म आता है फादर से, मदर से आता है ओवम। राइट? तो बेटा ओवम में क्रोमोसोम नंबर 23, विच मीन्स n, विच मीन्स हैप्लॉइड। सेम इधर स्पर्म में भी 23 विच मीन्स n, विच मीन्स हैप्लॉइड। दोनों मिल गए, क्या बना? जाइगोट। क्या बना? 23 पेयर्स, विच मीन्स 2n, विच मीन्स हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, विच मीन्स 46। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? 23 पेयर्स है कि नहीं है? 23 पेयर्स है ना? तो 23 पेयर का मतलब है 23 फीमेल से आए, राइट, और 23 मेल से आए। दोनों में पेयर बना। चलो आ जाओ जरा। मेल का एक क्रोमोसोम मैं इधर ऐसे बना लेता हूं, फीमेल का एक क्रोमोसोम ऐसे, दोनों ने पेयर बनाया तो ये बन गया 1 पेयर। क्लियर? सेकंड क्रोमोसोम मेल से आया, फीमेल से भी आया तो ये भी बन गया सेकंड पेयर। ये मेल,
ये फीमेल, ये भी मेल, ये भी फीमेल। तो ये 1 पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर बन गया। इस तरह से टोटल कितने पेयर बन गए? 23 पेयर्स। तो इस तरह से ये पेयर्स में होंगे। अब बच्चे, जो ये मेल का क्रोमोसोम है, ये इसी फीमेल की क्रोमोसोम के साथ क्यों पेयर बनाएगा? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों पे, अगर किसी को आंसर पता है बेटा, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट? ओके। तो ऐसा क्यों होगा बेटा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इसके ऊपर जो जीन की पोजीशन है ना, मान लो ये जीन की पोजीशन थी और ये यहां पर पोजीशन है, सेम पोजीशन फीमेल पे भी होनी चाहिए, करेक्ट? और अगर सेम इस पे पोजीशन होगी तभी वो पेयर बनेंगे, और ऐसे पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। कहते हैं कि नहीं? होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स पोजीशन, लोकस विच इज द पोजीशन। सेम पोजीशन पे जीन्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस तरह से ये 23 पेयर्स बनेंगे। अब जरा और ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो इधर जब स्टार्टिंग में सेल है, सोमैटिक सेल जब स्टार्टिंग में है, प्रीवियसली मतलब एस फेज से पहले, तो बेटा यहां पे इस तरह से मेल का क्रोमोसोम है, इस तरह से फीमेल का क्रोमोसोम, दैट इज 1 पेयर। इस तरह से दूसरा पेयर भी इस तरह से प्रेजेंट, और ऐसे ऐसे करके टोटल कितने पेयर प्रेजेंट है? 23 पेयर, करेक्ट? एस फेज में क्या हो गया? डीएनए डबल हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गई ना। मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, कैसे? तो बेटा जो ये क्रोमोसोम में देखो, क्रोमोसोम के इस पार्ट को क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली हमें पता है क्रोमोसोम, मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि क्रोमोसोम कैसे बनता है। अगर किसी ने नहीं देखा है बच्चे, तो जाके पहला लेक्चर जरूर देखना है, तभी सीरीज में आना है अपने लेक्चर्स में ना, सो दैट आपको समझ में आए फिर चीजें, राइट? तो ये क्रोमोसोम बेटा ध्यान से देखना, ये बना डीएनए से ही है, और डीएनए हो गया डबल। तो पहले तो मैं इसे सेम बना लूंगा ऐसे। अभी अगर ये जो अपर क्रोमेटिड है, ये क्या है? क्रोमेटिड है, ये बेटा डबल हो जाएगा, तो डबल होके इसी की कॉपी बन के इसी के साथ जुड़ जाएगा ऐसे। नीचे वाला भी कॉपी होके डबल होके ऐसे जुड़ जाएगा। डबल कहां हुआ? एस फेज में, तभी तो 1D से 2D बना। लेकिन क्रोमोसोम तो एक ही है ना, क्रोमोसोम तो एक ही है, अभी भी एक ही। बीच में किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर से होते हैं कि नहीं? तो सेंट्रोमियर से अटैच है अभी भी दोनों। और बेटा एक को हम कहते थे क्रोमेटिड, तो इन दोनों को साथ में कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। दोनों क्या बन गई? सिस्टर मिल गई। अब क्लियर? राइट। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम ये बन गया, दूसरा ये बना मेल वाला, ये मेल वाला, राइट? फीमेल वाला भी सेम तरीके से ऐसे बन जाएगा। तो अभी भी ये 2 ही क्रोमोसोम और अभी भी ये 1 पेयर ही है, लेकिन क्या हो गया? 1D से 2D। तो बेटा 1D में क्रोमोसोम ऐसा दिखता है और 2D में ऐसा दिखता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट? समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। फिर चलते हैं जरा हम आगे। तो दूसरा सेकंड पेयर भी ऐसे ही दिखेगा हमें, एक इस तरह से दिखेगा मेल वाला, एंड फीमेल वाला कुछ इस तरह से दिखेगा, करेक्ट? और ये भी बन गया सेकंड पेयर। इस तरह से टोटल कितने पेयर? 23 पेयर्स। बोलो बात समझ में? अब चलते हैं इससे आगे। चलो फिर, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है? आपने लिखते भी जाना है, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है? अब चलो जरा आगे। आ जाओ। तो अब देखो ये चला गया एस फेज के बाद G2 फेज में। अभी बहुत इजी है ये माइटोसिस के बाद, है ना? बस यही चीज थी जो आपको समझनी थी, अब ये बहुत इजी है। G2 के बाद कहां पहुंचेगा? एम फेज में, और बन जाएंगे 2 सेल। बेटा जो ये 2 सेल बने, यहां पे देखो, जो ये मेल और फीमेल क्रोमोसोम था ना, ऐसे करके मान लो ये मेल था। अब हमें पता है ये इसका डुप्लीकेट कॉपी है और ये इसका डुप्लीकेट कॉपी है। कहां बना है? एस फेज में बना है। तो अभी ये यहां से मिडल से डिवाइड होगा, ये मेल वाला क्रोमोसोम है। आधा पार्ट जाएगा ऊपर, आधा जाएगा नीचे वाली साइड, मतलब दोनों सेल में आधा आधा। आधा आधा का मतलब है जैसा 1D में था वैसा निकल जाएगा, एक एक क्रोमोसोम चला गया ऊपर और नीचे। सेम फीमेल का जो क्रोमोसोम था, ये इसका डुप्लीकेट ये बनाए और ये बनाए, दोनों को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, राइट? ये भी मिडल से डिवाइड होगा, आधा पार्ट जाएगा ऊपर,
ऑब्वियसली दोनों पेयर में है तो पेयर में ही जाएगा, और नीचे भी जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, तो ये भी इधर पेयर में बन गया वन पेयर, यहां भी बन गया वन पेयर। और दोनों एक ही पेयर से एक एक पेयर बने, लेकिन अब किस फॉर्म में बने हैं? 1D की फॉर्म में। बोलो बने हैं कि नहीं? देखो 1D में ऐसे ही दिख रहे थे ना ये, तो 1D की फॉर्म में ये ऐसे वन पेयर, ऐसे ही सेकंड पेयर बनेगा, ऐसे ही टोटल 23 पेयर्स बनेंगे। बोलो बात समझ में आई? तो क्या प्लॉइडी होगी यहां पे? प्लॉइडी होता है कितने क्रोमोसोम होंगे, क्या कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 23 पेयर्स ही होंगे पूरे, विच मीन्स 46 होंगे, विच मीन्स 2n होगा, विच मीन्स डिप्लॉयड होगा, लेकिन 1D की फॉर्म में होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो सोमैटिक सेल में इनिशियली भी इतने ही क्रोमोसोम और यही कंटेंट था, और फाइनली भी इतना ही है। इसीलिए माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर? समझ में आई बच्चे बात? बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, राइट? और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि आप वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना? बेल आइकन आपको इसलिए दबाना है सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूं जिसमें मैं मियोसिस करवाऊंगा, ठीक है, तो आपको वो सबसे पहले मिले और आप उससे पढ़ पाए। क्लियर? बेटा अगर आप कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी आपको लगता है कुछ चीज नहीं समझ में आई, तो आप वापस पूछिए, मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। क्लियर? बाकी मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो ड्रॉपर्स बैच के हैं या फिर अगर वो इस बार नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम एक नीट का क्रैश कोर्स भी चलाएंगे अप्रैल के महीने में। हम 1 अप्रैल या फिर हो सकता है हम 5 और 10 अप्रैल तक चलाएंगे। हम देखेंगे कि कितने बच्चे आप इंटरेस्टेड हैं, तो उस हिसाब से हम आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है 82193, मैं आपको लिख के भी बता देता हूं, 8219356084। बेटा आपने इस पे मैसेज कर देना है अपनी एनरोलमेंट के लिए, हम आपको रिवर्ट भी कर देंगे, हमारे जो काउंसलर हैं वो आपसे बात भी कर लेंगे, राइट? तो आप ज्यादा देर मत कीजिए, आपको जल्दी ही केमिस्ट्री और फिजिक्स की वीडियोस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? सो थैंक यू सो मच बच्चे, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, राइट? थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।